हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान हमारा क्लास चल रहा है अभी, सामाजिक विज्ञान, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी भूगोल में। भूगोल का हम लोग ये दूसरा अध्याय है, जो कि हम लोग पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी अध्याय का भी हम लोगों ने आधा क्लास कर चुके हैं, जो कि इसका पार्ट 1 होगा। क्या होगा? पार्ट जो है इसका 1, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके देख लेंगे। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीव संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना बच्चों। तो चलिए अब हम लोग कल जहाँ तक किए थे उससे आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल कर लिए थे सारा कुछ। हम लोग अब कल कहाँ किए थे, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बात करना था, जो कि था हमारा हमारा तो इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, है ना। ये हमारी हम चर्चा करने वाले थे आज की क्लास में, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोग इधर बाकी हम लोग क्लास कर चुके हैं, तो हमारा कल बस हमारा क्लास आज होने वाला है मृदा के कारक, मृदा निर्माण के कारक। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और बेहतरीन ढंग से काफी आगे अभी लेके जाएंगे। आज हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को पूरा का पूरा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको टकटकी लगा के देखना है, आपको आराम से समझना है, आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो आराम से देखिए, एकदम बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा तो आपका उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। चलिए मृदा निर्माण के कारक पे चर्चा करते हैं। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है। कौन है? जनक सेल का स्वरूप है और जल वायवीय कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के संगठन में लगा समय है। जो संगठन में होता है वो लगा समय है हमारा मृदा के सबसे बड़ा कारण, यही चीज है। देख लीजिए आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मॉडल बना के आप सभी के साथ दिखा रहे हैं, जिनमें ये है जलवायु, और ये आप देख सकते हैं ये खनिज मृदा है, और ये होम्स है, ठीक है, जिसमें कुछ हो रहा है, अक्षय हो रहा है, टूट रहे हैं प्रकार, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मृदा का निम्नीकरण। किसी पे चर्चा करेंगे बच्चों, हमारे एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक चैप्टर में एक भी पॉइंट छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है। तो मृदा का निम्नीकरण के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा, बिंदास होके देखिए। आपको देखिए, मृदा अपरदन और क्षति क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो खतरा है। जो मृदा संसाधन है उनके लिए कौन खतरा है? एक है अपरदन, एक है क्षति मृदा, ठीक है। क्षीणता जो है वो आपका मुख्य खतरा है मृदा के लिए, यानी कि मिट्टी के लिए। तो मानवीय और प्राकृतिक दोनों, किन के लिए? मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक, मृदा में निम्नीकरण के सहायक कारण कौन कौन है? तो वह है वनोन्मूलन, अतिचरण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सब क्या है? आपका निम्नीकरण। ये सब भूमि का खराब करने की, भूमि को खराब काटने की, तोड़ने की ये कारण है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं मृदा संरक्षण के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट आराम से, है ना। किसके बारे में? मृदा संरक्षण। अब हम जो टूट गया उसमें मृदा अब संरक्षण बचाएंगे, तो मृदा को बचाना भी तो होगा। अब कुछ कुछ खराब हो गए लेकिन कुछ को तो बचाएंगे ना। तो पहला काम मृदा संरक्षण के कारण में पहला आपका आता है, वह है मल्च बनाकर। अब मल्च क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक, ठीक है। मल्च बनाकर आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पौधों के बीच, किनके बीच? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दिया जाता है, प्रवाल से ढक दिया जाता है। इसे मृदा से क्या होता है? इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जो आर्द्रता है, जो नमी है, वो रुकी रहती है, जिसके कारण मिट्टी खराब नहीं होती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हो। चलिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारी मिट्टी, हमारी भारत की शान, हमारी भारत की जान पहचान, सारा कुछ है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है आपका, हाँ दूसरा पॉइंट है वेदिका फॉर्म। आप वेदिका फॉर्म से भी आप मिट्टी की सुरक्षा, मृदा की संरक्षण कर सकते हैं।
तो कैसे करते हैं ये जानते हैं, चलिए देखते हैं ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वेदिका फॉर्म। तो ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, कहाँ पे, तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। जो सपाट सतह है एकदम, वहाँ पे बंजर भूमि है, वो क्या फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो जाते हैं। इसके पृष्ठीय प्रभाव, जो मिट्टी की जो फर्स्ट वाली पार्ट है, वो पृष्ठीय प्रभाव और मृदा की जो अपरदन है, कटाव है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका समोच्च रेखीय जुताई। तीसरा पॉइंट आपका है समोच्च रेखीय जुताई से भी आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। देखिए अब क्या होता है समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। किसके, प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है, जिससे हमारी जो ढाल है डायरेक्टली पानी डायरेक्ट नीचे बह के ना आए। डायरेक्ट कोई बच्चे देखते हैं ना कि पानी जब पहाड़ से गिरता है तो डायरेक्ट नीचे बह के आता है, लेकिन आप समझ रखिए वहाँ पे जुताई कर देंगे, इस टाइप से आप जुताई कर दिए तो क्या पानी यहाँ से फिर टकरा के यहाँ गिरेगा, फिर टकरा के यहाँ, इस टाइप से आएंगे तो इतनी मिट्टी कटाई नहीं होगी, तो मिट्टी की संरक्षण किया जा सकता है इससे भी। उसके बाद चलिए थोड़ी सी इरेज कर देते हैं, फ्रेश लगेगा आपको। उसके बाद है हमारा रक्षक मेखला से। चौथा पॉइंट है आपका रक्षक मेखलाएं। अब क्या होती है रक्षक मेखलाएं, तो तटीय प्रदेशों में, कहाँ, तटीय वाला इलाका में जहाँ समुद्री इलाका है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, जो हवा तेज चलती है जहाँ पे, उनको रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाएंगे। क्या करेंगे, वृक्षों के यानी कि पेड़ों को कतारों में लगाएंगे ताकि मृदा आवरणों को बचाया जा सके, मृदा को खराब होने से बचाया जा सके, है ना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा चट्टान बांध। क्या है, चट्टान बांध भी बना के, लास्ट पॉइंट नहीं होगा, इससे पॉइंट एक दो और होंगे। चट्टान बांध बना करके, अब बांध बना करके भी हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए तो क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जो जल के प्रवाह है ना, बहाव जो है, उनको कम करने के लिए बांध को बनाए जाते हैं। अगर बांध बना देंगे नदी में, क्योंकि जो बहाव है वो रुक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकती है। जो मृदा उससे बह बह कटती है उनको रोकती है। कौन, तो चट्टान बांध, जो बांध बनाते हैं वो। ठीक है, ये हमारी भारतीय मिट्टी, अब देख सकते हो कितनी प्यारी मिट्टी है। चलिए हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका। बात संरक्षित कर लिए हम लोग पेड़ों की और मिट्टी के संरक्षित कर दिए, है ना। अब चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं जल पर। जल हमारी दुनिया में कितनी है, कैसे है, किस तरह से यूज किया जा रहा है उसका, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी जो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से थोड़ी देखिएगा, है ना। तो देखिए जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, जो जल है एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ये वाला जल जो है। ठीक है, भूपृष्ठ का 3/4 भाग, कितना, भूपृष्ठ लेकिन भूमि का 3/4 भाग जो है वो जल से भरा हुआ है, जल से ढका हुआ है। जो भूमि है उसका 3/4, पृथ्वी के जो 3/4 भाग है ना, वो क्या है, मतलब पृथ्वी को अगर 4 भाग में बांट दी जाए तो उससे 3 भाग जो है वो जल ही है आपका। इसलिए बोल रहा है कि 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लगभग 3 अरब वर्ष पहले, कब की बातें कर रहे बच्चों, लगभग 3 अरब वर्ष पहले आदि महासागरों में भी प्रारंभ हुआ करती थी। जो महासागरों में भी प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2 भाग, आज भी जो महासागर है पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। कितने, 2/3 भाग को ढका हुआ है। महासागरों का जल लवणीय है, हमारे यूज के लिए नहीं है। जो महासागर में जल है, जो समुद्र में जल है, वो हमारी यूज के लिए नहीं है, उसका यूज नहीं कर पाएंगे और मानवीय उपभोग के लिए नहीं है। क्या है, लवणीय है, लवण है वो। ठीक है, तो अलवणीय जल, अलवणीय जल 2.7% यानी कि 2.7% ही है। लेकिन कौन, तो इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ये चीज है, तो इसे रेज कर देते हैं, आपको अच्छी तरीके से दिख पाएगा। जो कि जल है वो अलवणीय जल है 2.7%, है ना, जिसमें अब इसके 70% भाग बर्फ से ढकी हुई है। जो अलवणीय जल है ना, वो 70% भाग किस ढका हुआ, बर्फ से ढकी हुई है। अब कहाँ कहाँ, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, पाया जाता है। ठीक है, हाँ पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये सारे बर्फ से ढके हुए हैं। 1% जल मानव उपयोग के लिए है। कितना, मात्र 1 ही % जल है जो मानव उपयोग के लिए है, याद रखिएगा। और 2.7% आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें 70% जो है वो ढका हुआ है, मतलब कि 1.7% ये बर्फ से ढका हुआ है, याद रखिएगा बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अभी देखिए आराम से देखते जाओ, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भौम जल
नदियों और झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जो ये जल है 1% यानी कि 2.7% बोल सकते हैं, या फिर 1% जो है, आप एक ही प्रतिशत मानो, 2.1% का नहीं, 1% का ही मानो, जो है वो है आपका, देख लो, जो वो है भौम जल, यानी कि जो भूमि की यानी पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं हम लोग कोड़ करके, वो भौम जल, नदियों का जल, और झीलों और वायुमंडल में, झील देख रहे हैं, और वायुमंडल में यानी कि वायु में मिलके जो हमारे साथ में संपर्क में आते हैं, ठीक है, वायुमंडल में, और जलवाष्प बन के, भाप बन के जो हमारे साथ हमारे ऊपर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष का। हम लोग पहले कितना यूज करते थे एक आदमी, अब कितना यूज करता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ना विस्तार से। देखिए जरा देखिए आराम से, ठीक है। क्या है, वर्ष 1975 में मानव के उपयोग की जल की खपत लगभग कितनी थी, 3850 घन किलोमीटर। इतने हम लोग पहले प्रति वर्ष यूज किया जाता था इंसान, कितना, 3800, लगभग कब की बातें हैं, 1975 की बातें हैं, जिनमें 3850 घन किलोमीटर वर्ष प्रति वर्ष ये खपत होती थी इंसानों पर। जो कि अब कितना हो गया बच्चों, अब 2000 ईस्वी में बात कर रहे हैं, कब, 2000 ईस्वी में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर हो गया प्रति वर्ष। 6000 अब यूज होने लगा है, कितना, 6000, 6000 घन प्रति वर्ष किलोमीटर, इतना घन यूज होने लगा है, घन। बेकायदा सैकड़ा में जब गिनिएगा तो आपको घन मिल जाएगा, तो सोचो इतना आपका यूज हो रहा है प्रति वर्ष, मतलब हर साल, ठीक है। फिर देखिए जो एक एक बूंद हमारे टपकते हैं ना नल का पानी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए एक टपकता नल, एक वर्ष में जो एक टपकता नल है, वो एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर पानी को व्यर्थ करता है। 1200 लीटर जो है पानी व्यर्थ हो जाता है, सही, बिना उपयोग के ही वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट खराब हो जाता है। ये समझ गए। देखिए चलिए अब थोड़ी आगे देखते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं बचा है, अब कुछ ही पॉइंट बचे होंगे आपका। देखिए अब जल के बारे में दिखाते हैं थोड़ा आपको। जल हमारी, ये जल ही जीवन है हमारे लिए। देखिए ये है, देख रहे हैं ना आप सब, ये बिल्कुल। हाँ अब देखिए थोड़ी सी और पॉइंट इसमें जल संग्रहण के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। वर्षा जल संग्रहण में, वर्षा जल संग्रहण में औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर 8000 लीटर जल बचने के लिए काफी है। जो एक 8000 जल है वो बचने के लिए काफी है, वर्षा जल। औसतन एक भारतीय नागरिक जो यूज करता है पानी प्रतिदिन, उसके बाद औसत लगाया गया है, ठीक है। एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है, उपभोग करता है, कितना, 135 लीटर जल का उपयोग करता है। एक भारतीय नागरिक की बातें हो रही है। सोचो 140 करोड़ की आबादी है भारत में हमारी, कितनी, 140 करोड़ की। तो याद रखिए, थोड़ा से देख लीजिए आराम से, है ना। देखिए उपयोग करता है जल की उपलब्धता की समस्या। अब जहाँ जहाँ क्या है, जल की उपलब्धता की समस्या, वहाँ पे जल ही उपलब्ध नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में जल वहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। उसके बारे में तो कौन कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे जल की मात्रा वो कम है। देखिए अफ्रीका, क्या पहला आता है, अफ्रीका में जल की समस्या है, अफ्रीका। पश्चिमी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यहाँ पे क्या है, आप, यहाँ अलवणीय जल है, याद रखिएगा, अलवणीय जल की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है। इनकी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, ये सारे देश, ठीक है, किनकी, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और हमारे देश में तो बहुत ही पानी है, आपको देखने को मिलता है, जो व्यस्त किया जा रहा है, नल खुला छोड़ दे रहा है आदमी ऐसा। लेकिन उसको आप लोग, अगर आप एक भारत के नागरिक होने की वजह से आप उनको बंद कर देंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, हमारे ये लास्ट पॉइंट होंगे, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट अभी देखने को मिलेगा। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकीर्ण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल कब बनेगा, जब स्थल मंडल बनेंगे। कौन बनेगा बच्चों, जब स्थल मंडल बनेगा, है ना। जब स्थल मंडल बनेंगी, जल मंडल बनेगा और वायुमंडल, ये तीनों को मिलाएंगे तब बनेगा जैव मंडल, तो उसे जैव मंडल कहेंगे, याद रखिएगा, है ना। चलिए जैव मंडल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सा इनकी पारितंत्रिका जानते हैं, फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो ये जो जैव मंडलों के बारे में तो चर्चा कर लेते हैं और विस्तार से। तो पहला पॉइंट हमारा है परितंत्र। क्या है, परितंत्र। जैव मंडल में सभी जीवित जाति, अब परितंत्र में क्या है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज ऐसा है जो ना जुड़ा हो, अगर कोई इंसान है तो उनको
स्थल की जरूरत है तो वो स्थल में रहेगा ही। अब वो स्थल में है भाई साहब तो जल की जरूरत है, बिना जल के तो रह नहीं सकता। जब जल है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन के बिना कोई रह नहीं सकता है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड है ना। अब देखिए क्या हमारा वनस्पति, अब वनस्पति से वो क्या क्या मिलता है इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या है वनस्पति में, क्या फायदा है वन से, जंगल से। तो बहुमूल्य संसाधन है जो वनस्पति है, वो बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इतनी लकड़ी देती है, इमारती लकड़ी देती है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन प्रदान करती है कौन, ये वन, जंगल। ठीक है, फल देता है, गोंद, कागज प्रदान करते हैं, ये सारा कुछ कौन देता है, वन यानी कि जंगल देता है हमें। उसके बाद देखते हैं वन्य जीव। अब वन्य जीव में कौन कौन आएंगे, जो जिंदा चीज होंगे उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो जंतु, कौन, जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, ये सब क्या जीव जो है उससे क्या मिलता है हमको, इससे हमें दूध मिलती है, मांस मिलती है, खाल मिलता है, और तो और उनसे ऊन भी मिलते हैं। ये सारा चीज है। चलिए अब हम लोग लास्ट पॉइंट थोड़ी देख लेते हैं, एक एक थोड़ी पॉइंट लास्ट है, अब देख लो, उसके बाद हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे हैं, देख सकते हैं आप सब, वन्य जीव। ठीक है, वन्य जीव, ये हमारे सारा कुछ देखने को आपको मिल रहा है ना। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, बांटे हैं कैसे प्राकृतिक वनस्पति को, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर देते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता, कहाँ, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है, किस चीज का, तो वनस्पति का। ठीक है, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है, जो इनके प्रकार हैं वनस्पति की। ठीक है, वनस्पति के जो प्रकार है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है वन, पहला क्या है बच्चों, वन। दूसरा है घास, तीसरा है स्थल, और चौथा है, और चौथा है गुल्म और टुंड्रा। ये 4 हमारे हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक एक करके विस्तार करते हैं, तो थोड़ा विस्तार से जान भी लेते हैं हम लोग, ताकि आपको हर एक एग्जाम में दिक्कत ना हो। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए पूरा क्लास फायदा देने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं आपकी, है ना। तो बात करते हैं हम लोग सदाहरित वन, किसकी बारे में करेंगे, सदाहरित वन के बारे में। क्या होता है सदाहरित वन के बारे में, तो चर्चा करते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकता है, उसको बोलते हैं सदाहरित वन। जहाँ भारी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, विशाल मतलब बड़े बड़े वृक्ष उगते हैं, पेड़ उगते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सदाहरित वन। उसके बाद हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन, किसके बारे में बात करेंगे, पर्णपाती वन, यानी कि आर्द्रता कम होती है, क्या होती है, आर्द्रता जो है वो कम होती है, और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है, जो मोटाई चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है, वही पर्णपाती वन, है ना। थोड़ी अब जानते हैं थोड़ा विस्तार से, वो है घास स्थल। अब घास वाले जो वन है उनके बारे में, तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे नॉर्मल वर्षा होती है, ना ज्यादा न कम, एक सामान्य तरह की वर्षा होती है, तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष, छोटे आकार वाले पेड़ है, वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थल का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, विश्व के घास स्थल का निर्माण होता है, वही होता है घास स्थल। उसके बाद है आपका गुल्म, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नया वर्ड समझ में आ रहा होगा। गुल्म क्या होता है, तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में, कहाँ, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां, जहाँ कांटा वाली झाड़ियां होती थी, कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। गुल फल कुछ उगता होगा, वो गुल्म उगते हैं, उसी को बोलते हैं गुल्म। ठीक है, उसके बाद है तुंद्रा। अब बात करते हैं तुंद्रा के बारे में। तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों, कहाँ, शीत ध्रुवीय मतलब शीत जहाँ पे गिरता ज्यादा है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की तुंद्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन शामिल है। ये सब मॉस और जो लाइकेन है, ये शीत ध्रुव प्रदेशों में पाए जाते हैं ये सब। अब जानते हैं, जब हमारे प्राकृतिक वनस्पति को बांट भी दिया तो उनकी संरक्षण भी करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। उनकी संरक्षण करना जरूरी है बच्चों, उनकी संरक्षण करेंगे, अब उसके बारे में जानेंगे संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या है ये सारा कुछ, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो हमारे लास्ट पॉइंट आज की होने वाली है। उसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है, सेकेंड चैप्टर। ठीक है, अध्याय 2 हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, इनकी संरक्षण कैसे करें। देखिए वन हमारी संपदा है, वन क्या है, हमारी संपदा है, पौधों जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है, किनको किनको, पौधों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करती है, और साथ ही परितंत्र को भी
अनुरक्षित करती है। किसको? परितंत्र को भी अनुरक्षित करता है। जलवायु में परिवर्तन, किसमें? जलवायु जो मेरे मौसम में जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप, किसमें? मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकता है। समझ सकते हैं आप सब, जो कि देख रहे हैं प्राकृतिक जलवायु हमारे मौसम परिवर्तन अगर हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं, मानव जो हैं, वो कहीं पे पेड़ काट दे रहे हैं, ये कि नहीं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे क्या हो रही है? प्रदूषण हो रहा है। जब प्रदूषण हो रहा है तो बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है आपके लिए, ठीक है? वो चीज़ है। तो इससे क्या हो रही है? आवास बनाया जा रहा है, तो सारा कुछ क्या है? ये सब दिक्कत होने वाली चीज़ है। प्राकृतिक प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जो प्रकृति का जो घर है वो नष्ट हो रहा है। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटपन्न है। जो जातियाँ हैं वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं और संकट पर आशंका हो चुकी है, लुप्त होने के कगार पे हैं। ये सब जो पृथ्वी है वो लुप्त होने के कगार में आ चुकी है। अब ये हमारे लास्ट हेडिंग है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है? इसलिए राष्ट्रीय उद्यान, इसको बचाने के लिए क्या-क्या नियम चलाए जा रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य चलाया जा रहा है। जैवमंडल निचयी हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को संरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं ये सारा कुछ, ठीक है? तो बच्चों, कैसा लगा आप सभी को क्लास? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। बच्चों, मैं बता दूं आप सभी को, यहाँ आपको इस चैनल पे आपको क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक आपको क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री। बच्चे, आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। आपको कुछ नहीं करना, हमारे वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फ्री क्लास कर पाएँ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।